वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश लेसन 6 आगे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने भी लेट स्टडी स्टार्ट की है तो वो पहले जाके उन्हें पढ़े और कॉपी कंप्लीट कर ले लेसन 5 तक। 6th लेसन अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी बुक ओपन रखे, पेज नंबर 47 पे है ना, जनरल इंग्लिश है, टेक्स्ट बुक। तो 6th लेसन अब हम देखें। लेसन का नाम दिया हुआ है द फेस ऑन द वॉल, कि दीवार पर एक चेहरा। अब हम सोचे दीवार पर चेहरा कैसे होगा, तो ये क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस वाली और सुपर नेचुरल वाली स्टोरी है। सुपर नेचुरल मतलब इसमें रहस्यमय बातें भी अपनों को जानने को मिलेगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो पहले इंट्रोडक्टरी कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है बॉक्स में, उसको देखते हैं कि ट्रूथ इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग। रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है। इससे पहले अपनों ने दूसरे लेसन देखे हैं तो उसमें यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था। तो कुछ भी एक प्रस्तावना अपनों को बताने के लिए होती है कि क्या अपनों को आगे इसमें पढ़ने का मिलेगा, एक आइडिया होता है। तो ट्रूथ यानी सत्य, स्ट्रेंजर यानी विचित्र, और फिक्शन यानी काल्पनिक, इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार। कि जो सत्य होता है वो न सिर्फ विचित्र होता है कल्पना से, बल्कि काफ़ी मज़ेदार भी होता है ना। हम सत्य घटना सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं तो उसको एक बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, तो वो कल्पना से कई ज़्यादा विचित्र भी होता है। तो ये तो एक सामान्य बात थी इंट्रोडक्शन में। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ कि क्या बताया है ना। बुक में काफ़ी नए शब्द अपनों को जानने को मिलेंगे, तो पास में पेंसिल रखें ताकि उसके मीनिंग भी हम लिखते जाएं। तो क्या लिखा है कि आई स्टिल टिंगल विथ मोर्टिफिकेशन ओवर एन एक्सपीरियंस एट डेबनीज लास्ट इवनिंग। तो पहले मीनिंग देखें। टिंगल मतलब होता है कि घबराना, मोर्टिफिकेशन कहते हैं शर्मिंदगी को। तो कहा है कि मैं अभी भी घबरा जाता हूँ शर्मिंदगी, उस शर्मिंदगी से जिसका अनुभव मुझे पिछली शाम को डेबनी के घर पे हुआ है ना। डेबनी इसमें एक पात्र है जिसके घर की पूरी घटना हमें सुनने को मिल रही है। और क्या हुआ अनुभव, और ये आई कौन है इसमें, तो ये खुद लेखक ही है ना, जो राइटर है इसका लेसन का। कि मुझे घबराहट हो जाती है उस शर्मिंदगी से जो मुझे पिछली शाम को डेबनी के घर पे जिसका अनुभव हुआ। द ओनली सेटिस्फैक्शन बीइंग दैट अदर्स टिंगल विथ मी। लेकिन सिर्फ इस बात की सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है कि दूसरे भी मेरे साथ थोड़े घबरा गई है जो घटना घटी उसको सुन के या जिसका अनुभव करके। वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, दैट अनप्रॉफिटेबल बट एंडलेसली एल्यूरिंग थीम। और हम बातें कर रहे थे सुपर नेचुरल पे। सुपर नेचुरल यानी जो रहस्यमय है ना, जो अलौकिक है, जो जिसमें भूतों की और कुछ भी ऐसी बातें चल रही हो, और जो कि अनप्रॉफिटेबल थी। रहस्यमय बातें कैसी थी, बिल्कुल बेकार, अनप्रॉफिटेबल, अलाभकारी, बिना किसी काम की। बट एंडलेसली एल्यूरिंग थीम, और लेकिन वो कैसे थी, बिल्कुल एल्यूरिंग थी। एल्यूरिंग कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, है ना, ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल चलता ही जाए, जिसको जितना खींचो चलता जाए। एंड मोस्ट ऑफ अस हैड साइटेड एन इंस्टेंस विदाउट हाउ एवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट। और हम में से काफ़ियों ने ऐसे घटनाओं पे बयान दिए। साइटेड यानी बयान देना, इंस्टेंस यानी घटना। हमने ऐसी घटनाओं पे खुद भी अपने बयान दिए, कुछ भी अपनी बातें रखी, वो जो कि बिना कोई प्रभाव डालने वाली नहीं थी, है ना, बिल्कुल ऐसे ही बेवजह। तो अमंग द स्ट्रेंजर्स टू मी वॉज अ लिटिल मैन विद एन एंग्जियस वाइट फेस whom रटसन वेट हैड ब्रॉट। तो वहाँ पे जो हम बैठे हुए थे तो उनमें से स्ट्रेंजर यानी अजनबी, है ना। ये देखो स्ट्रेंजर चित्र को तो कहा ही है ऊपर, लेकिन स्ट्रेंजर खासतौर पे अजनबी के लिए कहते हैं, अनजान व्यक्ति के लिए। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे तो उनमें से एक अजनबी व्यक्ति था, एक छोटा व्यक्ति था, मतलब हाइट में छोटा था, और जिसका चेहरा बिल्कुल एंग्जियस था, यानी बहुत ही बेचैन सा, चिंतित सा दिखने वाला चेहरा था, जिसको रटसन वेट लाया था। रटसन वेट लेखक का कोई परिचित व्यक्ति है,
और उसके साथ वो नाट्यकथ का व्यक्ति जो है, जो हाइट में छोटा है, लिटिल मैन का है, वो वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड ही वॉच्ड ईच स्पीकर विथ द क्लोजेस्ट अटेंशन बट सेड नथिंग। और वो हर वहाँ पे जो स्पीकर था, जो बोलने वाला था, जो वक्ता था, वो उसको बहुत ही गौर से देख रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था, है ना। बिल्कुल बहुत ही ध्यान से वो उनको सुन रहा था, वक्ता को, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। देन डेबनी विश्ड टू इंक्लूड हिम इन द टॉक टर्न्ड टू हिम। तो तभी डेबनी ने उसको अपनी हमारी बातों में शामिल करने के लिए उसकी तरफ वो पलटा, यानी कि कोई अजनबी व्यक्ति चुपचाप बैठा है तो उसको अपने साथ शामिल करने के लिए उसने उसकी ओर देखा। एंड इफ ही आस्क्ड if he had no experience to relate, no story that contained an inexplicable element, inexplicable यानी रहस्यमय तत्व, है ना, जो रहस्यमय तत्व है उसको कहते हैं। तो उसने क्या पूछा उसे, उसकी ओर पलट के, कि क्या तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है हमारे साथ बांटने के लिए, या कोई कहानी नहीं है जिसमें कोई रहस्यमय तत्व हो? क्योंकि वहाँ बातें तो सुपर नेचुरल रहस्यमय की चल रही थी। तो अब देखें आगे क्या, कि he thought a moment, उसने फिर कुछ क्षण के लिए सोचा। well, he said, not a story in the ordinary sense of the word, nothing that is from hearsay like most of your examples। hearsay कहते हैं अफवाह को। तो अब देखें स्टोरी यहाँ से बहुत दिलचस्प अच्छी मोड़ लेगी, और हम इसको ध्यान से सुने। अगर आपने कहीं भी इसमें चुप कर दी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आगे जो हो रहा है ये हुआ कैसे। तो उसने जो सोच के कहा कि हाँ, लेकिन कोई कहानी नहीं है ऐसे सामान्य समझ वाली, जो तुम्हारे अभी बहुत सारे जो उदाहरणों में जो अफवाहें थी, मतलब बहुत सारे ऐसे ही बातें कर रहे थे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे पास कहानी तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि जो इधर उधर की अफवाहों से जुड़ी हुई है। आगे देखते रहें। ट्रूथ आई ऑलवेज होल्ड इज नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग। वास्टली कहते हैं जो बहुत अधिक को, और तो क्या कहा उसने कि सत्य का मैं हमेशा साथ देता हूँ, ट्रुथ आई ऑलवेज होल्ड, जो कि न सिर्फ बहुत अधिक विचित्र होता है फिक्शन से, कल्पना से, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होता है, क्योंकि वह सत्य की बात सत्य कहेगा तो लोगों को सुनने का भी इंटरेस्ट रहेगा। तो आई कुड टेल यू एन ऑक्यूरेंस which happened to me personally and which oddly enough completed itself only this afternoon। occurrence कहते हैं घटना को जो घटित होती है। तो बताता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ उस घटना के बारे में जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुई है, और जो कि बहुत विचित्र रूप से आज दोपहर में ही पूरी हुई है। आज दोपहर यानी कि आज शाम को बैठ के बात कर रहे हैं, और आज दोपहर में उसके साथ वो घटना पूरी हुई है जो कि अब वो सुनाने जा रहा है। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, तो जो वहाँ बैठे थे उन्होंने वहाँ पे उससे कहानी शुरू करने की प्रार्थना की। तो अब देखते हैं कि आगे क्या बात होती है। A year or two ago, he said, I was in rooms in Great Ormond Street and old house on the Holborn side। तो शुरू करता है अपनी कहानी कहना कि 1 या 2 साल पहले मैं ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट के वहाँ पे एक कमरे में रहता था। एक सड़क का नाम है, एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट। वहाँ पे कमरे में रहता था जो कि पुराना सा मकान था, और वो रास्ता किधर जा रहा था, हॉलबर्न की साइड, है ना, हॉलबर्न तरफ जा रहा था। तो ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट में वो रहता था। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय अ प्रीवियस टेनेंट बट द प्लेस वॉज डैम्प एंड ग्रेट पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन हैड ब्रोकन आउट। तो जो वहाँ का बेडरूम था, बेडरूम की दीवारें थी, वो डिस्टेम्पर की गई थी, मतलब रंगाई पुताई की गई थी पिछले किराएदार के द्वारा। टेनेंट कहते हैं किराएदार को। लेकिन जो जगह थी वो काफ़ी डैम्प थी, यानी नमी वाली थी, और इस वजह से उस दीवार पे
काफ़ी भद्दे रंग के धब्बे जो है वो उभर आए थे, है ना। पेचेस कहते हैं धब्बों को, और डिस्कलरेशन कहते हैं भद्दे रंग के, जो ऐसे धब्बे आ जाते हैं ना नमी की वजह से पानी के मौसम में। तो वन ऑफ दिस एज इंडीड ऑफन हैपन्स वॉज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस। तो उन धब्बों में से एक वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल वो किसी मानव चेहरे जैसा हो, है ना। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जैसे वो दीवार पे आपको एक शक्ल सी बनी हुई दिख रही होगी। तो इसमें एक शब्द है इंडीड, इंडीड कहते हैं वास्तव में। तो वो मानव चेहरे जैसा दिख रहा था धब्बा, बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली देन इज कस्टमरी लाइंग। और वास्तव में वो ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये कि वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट था, है ना। स्टार्टिंगली कहते हैं चौंकने को, और कस्टमरी कहते हैं स्पष्ट को, कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट था। ये एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि धब्बा हम खुद अपनी डिजाइन बना सकते हैं कि हाँ लग रहा है, लेकिन वो तो बिल्कुल था जैसा कि कोई इंसान का ही चेहरा हो। लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग पुटिंग ऑफ गेटिंग अप आई यूज्ड टू वॉच इट एंड वॉच इट। तो वो बिस्तर में सुबह पड़ा हुआ, मतलब जाग तो गया है लेकिन निकला नहीं अभी तक बिस्तर से। इस स्थिति में वो सिर्फ उसको देखता रहता उस धब्बे को। एंड ग्रेजुअली आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल एज माई फेलो लॉजर इन फैक्ट। और वो उसको इतना देखता कि उसको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि कोई वो वास्तव में उसका साथी किराएदार हो। फेलो लॉजर भी किराएदार को कहते हैं और फेलो कहते हैं साथी को। तो वास्तव में ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उसका साथी किराएदार उसके साथ रह रहा हो। द ऑड थिंग वॉज दैट while the patches on the walls grew larger and changed their contours, this never did। तो इसमें ऑड थिंग यानी विचित्र बात यह थी कि जब दूसरे धब्बे जो है दीवार पे वो अपने जो साइज है वो बदल रहे थे, और अपना जो आकार है वो भी बदल रहे थे, कॉन्टोर यानी आकार। तो लेकिन वो धब्बे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यानी धब्बा है, धब्बा अपने हिसाब से चेंज हो सकता है, या तो गायब हो जाए या फिर धब्बा छोटा बड़ा हो, जैसे कि दूसरे धब्बे भी हो रहे थे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं आकार चेंज हो रहा था, नहीं उसके कोई छोटा बड़ा हो रहा था। इट रिमेंड आइडेंटिकली द सेम। तो वो जो है समान रूप से वैसा ही बना हुआ था, है ना। आइडेंटिकली बिल्कुल समान रूप से जैसा था वैसा ही था। वाइल देयर आई हैड अ वेरी बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा विथ कॉम्प्लिकेशंस। तो वहाँ पे जब वो था तो उस समय ऐसा भी हुआ कि उसको बहुत बुरा इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना। इन्फ्लुएंजा मतलब जो संक्रामक रोग होता है उसका वो शिकार हो गया, और वो भी कॉम्प्लिकेशन के साथ, यानी काफ़ी जटिलता से, बहुत गंभीर स्थिति हो गई थी। एंड ऑल डे लॉन्ग, अगले पेज पे देखें, एंड ऑल डे लॉन्ग आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और मेडिटेट। तो उसके पास दिन भर कुछ भी नहीं करने को था सिवाय कुछ पढ़ने के या फिर मेडिटेट ध्यान करने के। मैं बता दूं उसके पास कोई टीवी या कोई दूसरा दोस्त नहीं है कि जिसके साथ वो किसी तरह से टाइम पास कर ले, तो वो पढ़ने और ध्यान करने में, मेडिटेट करने में टाइम बिताता। एंड इट वॉज देन दैट दिस फेस बिगेन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी। और उसके बाद क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो वो जो चेहरा था उसने उसके ऊपर एक ठोस पकड़ बना ली थी, यानी कि ध्यान उसका बार बार उसी की ओर आकर्षित होता। इट ग्रेव मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, यानी कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक और रिमार्केबल होता जा रहा था। आई मे से दैट इट डोमिनेटेड माई थॉट्स डे एंड नाइट। तो ये मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे विचारों को दिन रात प्रभावित कर रहा था, यानी कि सुबह शाम जब भी देखो तो उसको उसी का प्रभाव लगता कि वो हर वक्त उसके बारे में ही सोच रहा था। देयर वॉज अ क्यूरियस टर्न टू द नोज एंड द स्लैंट ऑफ द फॉरहेड वॉज यूनिक। तो इसमें आप देखें कि उसके जो धब्बा था उसके नाक नक्शे के बारे में कुछ बताया गया है कि जो उसका नाक था उसमें एक अजीब सा थोड़ा सा टर्न था, थोड़ी सी नाक उसकी टेढ़ी सी थी, और जो स्लैंट था यानी जो झुकाव था उसके फॉरहेड का, है ना, ये जो फॉरहेड होता है, तो वो भी एक विचित्र सा था, यानी कि बिल्कुल एक इंसान जैसा होता है जैसा वैसा ही दिख रहा था। इट वॉज इन फैक्ट
more individuality, full of individuality, the face of a man apart, a man in a thousand। तो वो वास्तव में पूरा व्यक्तित्व से भरपूर लग रहा था, और वो सिर्फ न एक व्यक्ति का चेहरा लग रहा था बल्कि हजारों में किसी एक व्यक्ति का चेहरा हो ऐसा लग रहा था, यानी कि उसका कोई खास नाता हो ऐसा कुछ उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही अच्छा हजारों में एक व्यक्ति हो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसकी जो तबीयत है उसमें सुधार हुआ, लेकिन उस चेहरे ने उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखा था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट। अब देखिए क्या होने लगा कि वो उस चेहरे जैसे व्यक्ति वाले को वहाँ की गलियों में ढूंढने लगा था। स्ट्रीट्स यानी गलियाँ, मतलब उसको इतना ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा कि वो उस टाइप के व्यक्ति को ढूंढने भी लगा। Somewhere I was convinced the real man must exist and him I must meet। तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो गया था, उसको इस विश्वास हो गया था कि इस तरह का कोई वास्तविक आदमी का अस्तित्व भी है और उसको वो अवश्य मिलेगा, ऐसा उसको लगने लगा था। Why I had no notion। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा मेरे को कोई आइडिया नहीं था। नोशन यानी आइडिया। I only knew that he and I were in some way linked by fate। fate कहते हैं भाग्य को, है ना, स्पेलिंग पे ध्यान दें। तो मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं और वो कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़े हुए हैं, है ना, लिंक्ड है। I frequented places where men congregate in large numbers, political meetings, football matches, the railway stations, when the suburban train pour forth their leggings on the city in the morning। है ना, सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया। तो क्या कहा है कि आई फ्रिक्वेंटेड प्लेसेस वेयर मैन कॉन्ग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स, कि जो ऐसी जगह मैंने वहाँ पे अलग अलग जगह पे ढूंढने की कोशिश की। फ्रिक्वेंट करना मतलब घूमना, कि मैं घूमता रहा इधर उधर जगह पे जहाँ पे भी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते, कॉन्ग्रीगेट होते। जैसे कौन सी जगह, पॉलिटिकल मीटिंग जहाँ पे राजनीतिक सभाएं हों, फुटबॉल मैचेस जहाँ पे फुटबॉल मैच हो, और द रेलवे स्टेशन वेयर द सबर्बन ट्रेन फॉर फोर्थ देयर लेगिंग्स ऑन द सिटी इन द मॉर्निंग। और ऐसे रेलवे स्टेशन जहाँ पे सबर्बन ट्रेनें जो है वो और जो भीड़ भाड़ है उसको सिटी से सुबह ले जाती है, एंड रिसीव देम अगेन इन द इवनिंग, और शाम को फिर वहाँ छोड़ देती है। यानी सबर्बन ट्रेन कहते हैं वहाँ के लोकल ट्रेनों को, है ना, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे टेम्पो रिक्शा नहीं चलते, वहाँ पे सबर्बन ट्रेनें चलती है जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह सिटी में ही आने जाने की सुविधा है। बट ऑल इन वैन, लेकिन सब बेकार था। वैन यानी व्यर्थ। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड एज आई देन डिड हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन देयर आर एंड हाउ फ्यू। अब बेकार क्यों था? क्योंकि उसने इससे पहले कभी इस चीज़ का सोचा नहीं था कि कितने सारे अलग अलग चेहरे होते हैं लोगों के और कितने कम। मतलब उसने कभी चेहरों के बारे में सोचा नहीं कि इतना कोई आसान या कठिन है कि इस तरह के चेहरे वाले व्यक्ति को ढूंढना। फॉर ऑल डिफर एंड येट क्लासिफाइड दे बिलोंग्ड टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर हैंड्स। अब क्योंकि चेहरे बहुत ही डिफर होते हैं, बिल्कुल सब एक दूसरे से अलग होते हैं, और अगर उनको बांटा भी जाए, उनको क्लासिफाइड किया जाए, तो सिर्फ उतने ही ग्रुप बनेंगे जितने के हाथों पे गिने जा सके। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जिनके आंखें बड़ी है तो इस टाइप के सभी लोग अलग, है ना। मतलब एक चेहरे की जो डिज़ाइन होती है, हम जानते हैं मुश्किल से 3-4 तरह की डिज़ाइन होती है, गोल चेहरे वाले, त्रिकोण चेहरे वाले, लंबे चेहरे वाले। तो इस टाइप से अगर कुछ बांटा जाए तो भी उनको गिने जा सके, इतने ही लोगों का ग्रुप बनेगा। फिर आप देखें आगे क्या होता है। द सर्च बिकेम अ मेनिया विथ मी, कि जो सर्च है, जो उस व्यक्ति की खोज है, वो मेरे लिए मेनिया बन चुकी थी। मेनिया मतलब सनक, एक सनक बन चुकी थी। आई नेग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स, यानी कि मैंने जो दूसरी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। मतलब उसका एक ही मकसद रह गया था कि उस व्यक्ति को ढूंढना है। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स वॉचिंग द क्राउड अंटिल पीपल थॉट मी क्रेजी,
और इतना सनक हो गया था कि वो खड़ा रहता है ऐसे भी व्यस्त चौराहों पे जहाँ पे भी उसको भीड़ दिखती, और तब तक देखता रहता है उन लोगों को जब तक कि वो लोग उसको पागल ना समझने लगे। मतलब एक होता है ना कि कोई उनको घूर घूर के देख रहा है, तो वो वैसे उनको देखता और लोग उसको पागल समझने लगते। एंड द पुलिस बिगेन टू नो मी एज बी सस्पिशियस, और जो पुलिस भी है वो भी उसको जानने लगी थी एक सस्पिशियस, एक संदेहपूर्ण व्यक्ति के रूप में, कि ये ऐसा कौन है जो यहाँ पे खड़ा रहता है हर वक्त। वुमेन आई नेवर ग्लेंस्ड एट, मैन मैन एंड मैन ऑल द टाइम। फिर वो कहता है कि मैं महिलाओं को कभी नहीं देखता हूँ, सिर्फ पुरुष को, आदमी को और सिर्फ आदमी को ही देखता हूँ पूरे टाइम, क्योंकि वो चेहरे की डिजाइन आदमी जैसी है। हो सकता है महिला जैसा भी चेहरा हो, लेकिन उसने सिर्फ बिल्कुल कंफर्म था कि वो एक व्यक्ति है, और बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट चेहरा था उस दीवार के ऊपर। तो अब देखें आगे क्या होता है। He passed his hand wearily over his brow. उसने wearily मतलब चिंता में, कि उसने अपने हाथों को चिंता में अपने ब्रो के ऊपर फेरा, है ना। ब्रो मतलब ये आईब्रो के ऊपर ऐसे टेंशन में उसका एक्सपीरियंस था। एंड देन ही कंटिन्यूड, एट लास्ट आई सॉ हिम। और फिर उसने कंटिन्यू रखा अपने खोज को, और आखिरकार उसको वो दिख गया। जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रहा है, जिस चेहरे वाले व्यक्ति को, वो उसको आखिरकार मिल गया, दिखाई दिया। देखें क्या होता है आगे। ही वॉज इन अ टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलोंग पिकेडली, कि वो उसको एक टैक्सी में दिखा जो कि पूर्व की ओर जा रहा था, पिकेडली की ओर। आई टर्न्ड एंड ran beside it for a little way and then saw an empty one coming. तो फिर वो उसकी ओर पलटा, उसकी ओर दौड़ा भी सही उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक, लेकिन फिर उसने देखा कि एक खाली गाड़ी आ रही है, एम्प्टी यानी खाली, मतलब टैक्सी आ रही है। तो उसने उसको रोका। फॉलो दैट टैक्सी आई गैस्प्ड एंड लिव्ड इन। तो उसने कहा गैस्प्ड होके कि उस टैक्सी का पीछा करो, है ना। तो गैस्प्ड मतलब क्या, हाँफते हुए। वो हाँफते हुए उसने कहा कि भाई टैक्सी का पीछा करो, और वो उसमें छलांग मार के कूद गया, थोड़ा जल्दी में था वो भी। द ड्राइवर मैनेज्ड टू कीप इट इन साइट एंड इट टुक अस टू चेरिंग क्रॉस। तो जो ड्राइवर था वो भी किसी तरह से अपनी आंखों से उसने आगे वाली गाड़ी को ओझल नहीं होने दिया, और वो पहुंच गए कहाँ तक, चेरिंग क्रॉस तक, है ना। जगह जगह का ये नाम है आगे जो आ रहा है। आई रश्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड फाउंड माई मैन विथ 2 लेडीज एंड अ लिटिल गर्ल। तो वो वहाँ पे उतरा जल्दी से, और उसने अपने उस व्यक्ति को 2 महिलाओं और एक छोटी बच्ची के साथ देखा। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाय द 2:20। वो 2:20 वाली गाड़ी से फ्रांस जा रहे थे, ऐसा उसको पता चल गया। I hung about to try and get a word with him, but in vain. तो उसने कोशिश की उसके पास जाने की, उसके साथ कुछ शब्द बात करने की, लेकिन सब व्यर्थ था। Other friends had joined the party and they moved to the train in a solid body. कि जो दूसरे दोस्त भी थे उसके साथ, वो उसके साथ फिर हो गए, और वे ट्रेन में बिल्कुल जैसे पक्के दोस्त जाते हैं उस तरह से वो चले गए, यानी कि उसकी उनसे बात नहीं हो पाई। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आई हास्टली परचेज्ड अ टिकट टू फॉल्क्स्टन होपिंग दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड। तो उसने तेजी से, हास्टली यानी तेजी से, एक टिकट खरीदी फॉल्क्स्टन की, इस आशा में कि वो उसको वहाँ पे पकड़ लेगा बोट पे, उसके वहाँ से जाने से पहले। लेकिन बट एट फॉल्क्स्टन ही गॉट ऑन बोर्ड बिफोर मी विथ हिज फ्रेंड्स एंड दे डिसअपियर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट सलून। तो फॉल्क्स्टन में जब वो वहाँ बोर्ड पे पहुँचा, है ना, जहाज़ पे, पानी के जहाज़ पे, तो वो और उसके दोस्त जो है इस लेखक के पहले ही वहाँ पे पहुँच गए, और वे फिर एक बड़े से प्राइवेट सलून में, एक बड़ा सा कमरा होता है, प्राइवेट केबिन होता है, जहाँ पे खास लोगों के जाने की अनुमति होती है, तो वो वहाँ पे जाके गायब हो गया।
several cabins thrown into one, और उस बड़े से प्राइवेट सैलून में एक के अंदर एक कैबिन भी थे, कमरे थे। एविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, तो एविडेंटली मतलब स्पष्ट है कि वो व्यक्ति भी पैसे वाला ही होगा, हर किसी को वहाँ प्राइवेट सैलून में जाने की अनुमति नहीं है। अगेन आई वॉज फॉइल्ड बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, फीलिंग सर्टेन दैट when the voyage had begun he would leave the ladies and come out for a stroll on the deck। तो अगेन आई वॉज फॉइल्ड, फॉइल्ड मतलब हार जाना, और जो 22 नंबर लिखा है स्ट्रॉल, स्ट्रॉल यानी घूमने को कहते हैं, तो वो एक बार फिर हार गया, उससे बात नहीं हो पाई। लेकिन उसने बिल्कुल डिटरमाइन कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि भाई उससे मिलेगा, और यह उसको बिल्कुल निश्चित लग रहा था, महसूस हो रहा था कि जब वोयेज शुरू होगी, वोयेज मतलब समुद्री यात्रा को वोयेज कहते हैं, कि जब समुद्री यात्रा शुरू होगी तो वो दो उन महिलाओं को और उनको छोड़ के डेक पे घूमने ज़रूर आएगा। डेक यानी जो जहाज़ की छत होती है उसको डेक कहते हैं। जो 11th में भी, जो 12th में भी हम पढ़ रहे हैं, तो 11th में डेक शब्द आया था एक ओ कैप्टन माय कैप्टन वाले पोएम में। I had only just enough fare to Bologna, but nothing could shake me now। तो वो कहता है कि मेरे पास लेकिन जो किराया था, फेयर था, वो सिर्फ बोलोन तक का ही था, लेकिन अब उसने जो निश्चय कर रखा था उसको कोई उससे हटा नहीं सकता था। I took up my position opposite the saloon door and waited, और उसने फिर इंतज़ार किया, उस प्राइवेट सलून के दरवाजे के बाहर ही उसका इंतज़ार किया। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपनड एंड ही केम आउट, फिर आधे घंटे बाद के करीब दरवाज़ा खुलता है और वो व्यक्ति बाहर आता है, बट विद द लिटिल गर्ल, लेकिन उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। माई हार्ट बीट सो फास्ट दैट इट सीम्ड टू शेक द बोट मोर देन द प्रोपलर। तो उस वक्त वो कहता है, उसकी मनोस्थिति बताता है कि उसका हृदय इतनी तेज़ धड़क रहा होता है कि वो जो प्रोपलर होता है, जहाज के नीचे जो इंजन में पंखा लगा होता है, उस पंखे से भी ज़्यादा उसके दिल की धड़कनें चल रही हो, इस तरह से वो तुलना करता है अपनी मनोस्थिति का। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम। वो बताता है कि उसको जरा सी भी गलतफहमी नहीं हो रही है उसके चेहरे को लेके, क्योंकि बिल्कुल जो लाइनें हैं उसके चेहरे की सेम टू सेम वैसी ही है, यानी वो बिल्कुल कंफर्म है कि बिल्कुल 0% उसको डाउट है कि वो व्यक्ति कोई और है कि नहीं। He glanced at me and moved towards the companion way for the upper deck। तो उस व्यक्ति ने इस लेखक को देखा भी, लेकिन फिर वो ऊपर छत की तरफ जाने के लिए जो कंपेनियन वे है, जो ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, उसको कंपेनियन वे कहते हैं, तो वो उस ओर चल दिया। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट, फिर उसने सोचा कि या तो अभी या फिर कभी नहीं, मतलब बात तो करनी है, मिलना तो है। तो हम ऐसा करते हैं कि लेसन को यहाँ पे रोक लेते हैं ताकि वीडियो क्या है ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए, और हम इसका सेकेंड पार्ट भी बना देंगे। लेकिन देखिए सेकेंड पार्ट तभी देखें जब आपको फर्स्ट पार्ट पूरा समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि आगे स्टोरी फिर टर्न लेने वाली, वो उसे मिलेगा ज़रूर, लेकिन हमने बताया कि इसमें सस्पेंस भी है और सुपर नेचुरल कुछ रहस्यमय बातें भी है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके पास कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो बड़ी वीडियो देखने में उनको तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो हम इसको पार्ट बी में आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी नया वर्ड दिख रहा है तो उसका मीनिंग लिखते रहें, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ नए मीनिंग अपनों को याद रखना अच्छा होता है। तो अब कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट बी में।